हेलो क्लास 9। आज हम नेक्स्ट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझा रखा था और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑन अ सेल। इसके अंदर आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है और हाइपोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब ये हुआ कि अंदर भी सेम बाहर भी सेम, दोनों सेम सेम। यहाँ पर वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना वाटर अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, यहाँ सेम सेम रहेगा। आउटसाइड कंसेंट्रेशन बराबर रहेगा इनसाइड के कंसेंट्रेशन के। दूसरा होता है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, मतलब अंदर में कंसेंट्रेशन कम रहेगा और बाहर में ज्यादा रहेगा। बाहर में पानी ज्यादा, अंदर में पानी कम। बाहर का पानी अंदर जब आ जाएगा तो अंदर का चीज तो फुल जाएगा ना। तो यहाँ पर यही हुआ है कि वाटर इंटर करेगा सेल के अंदर, सेल स्वेल कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, फूट जाएगा। और यहीं पर हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब ज्यादा, अंदर ज्यादा है बाहर कम है। अंदर पहले से ही फुला हुआ है तो ये पानी जब बाहर जाएगा तो श्रिंक कर जाएगा ना, सुकुड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर वाटर लीव कर जाएगा सेल को और सेल श्रिंक कर जाएगा या कंट्रैक्ट कर जाएगा, सुकुड़ जाएगा पूरा। एक इंपॉर्टेंट बात कि इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल इंटर्स रूट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर जो होता है सॉइल के अंदर वो रूट्स के अंदर मूव करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है? जहां पर वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? नेम इट्स कंपोनेंट्स एंड स्टेट टू प्रॉपर्टीज ईच ऑफ द टर्म्स फ्लूइड एंड मोज़ेक। इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो काफी पतला होता है, लगभग 7 से 10 नैनोमीटर में थिक होता है। वो मेड अप ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलकर बनता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको एक्सप्लेन किया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। ये एक लिपिड बाइलेयर है जहां पे 2 लेयर होता है स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स का, जहां पर वाटर अट्रैक्ट करता है उसके हेड को फेस के टुवर्ड्स और वाटर रिपेल करता है अपने टेल को उसके फेस के इनवर्ड। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन देम। प्रोटीन्स जो होते हैं वो इसके अंदर लपटे रहते हैं, एम्बेड रहते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो लिक्विड जैसा है। फ्लूइड का मतलब यह हो गया कि मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल्स हैं वो साइड भी जा सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं और वो रोटेट भी कर सकते हैं। द मेम्ब्रेन इज नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। मेम्ब्रेन, फ्लूइड का मतलब ये होना पानी हर जगह जा सकता है। ये कोई रिजिड नहीं है, बंधा हुआ एक शेप में नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, रोटेट भी कर सकता है। उसके आता है मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक पैटर्न। जैसे कि घर में एक पैटर्न टाइल्स वगैरह लगाते हैं ना तो उसी को एक मोज़ेक पैटर्न बोलते हैं। एक फिक्स पैटर्न में भाई ऐसे 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 करके, तो उस फिक्स्ड पैटर्न जो रहता है ना उसी को हम बोलते हैं मोज़ेक मॉडल। ठीक है। प्रोटीन्स एक्ट लाइक गेट कीपर्स। प्रोटीन्स एक गेट कीपर्स की तरह काम करते हैं। सब्सटेंस को पास कराने में मेम्ब्रेन के थ्रू वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। जैसे कि तुम्हें मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है। जो काम का चीज है ना बस उसको ही अंदर आने देगा और उसको ही बाहर जाने देगा। ये फालतू चीजों को अंदर बाहर नहीं करने देता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स? व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूक्लियोलस? देखो, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक डबल लेयर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ऊपर में ये पहले न्यूक्लियस है और इसके ऊपर से भी डबल लेयर का मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। Which has pores along transfer of materials between the nucleus. न्यूक्लियस ये एक ऐसा चीज है इसके ऊपर से मेम्ब्रेन भी रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छेद रहता है ताकि पार्टिकल्स जो है अंदर की तरफ आ पाए और काम का चीज को या नहीं जो काम का चीज है उसको बाहर भेज पाए। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक रॉन्ड में एक डार्क कलर का सब्सटेंस रहता है। A dense round body inside the nucleus. It is the site of synthesis of ribosomal subunit. अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स कौन सा है तो तुम्हें आंसर देना पड़ेगा न्यूक्लियोलस। These सब यूनिट्स exit the nucleus to the cytoplasm where they assemble to form a ribosome. ये जो सब यूनिट्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस से बाहर चले जाते हैं और न्यूक्लियस से बाहर होके साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं ताकि वहां पर वो राइबोसोम्स को फॉर्म कर सके। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स मतलब जो डीएनए से बना हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से भी बना हुआ है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम डीएनए से क्या समझते हैं? डीएनए का मतलब हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट से बच्चे तक आता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और उसी डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम जीन्स बोलते हैं। जीन्स मतलब क्या? हम समझते हैं भाई इसका इसके पेरेंट्स का जीन्स इसमें आ गया है, मतलब कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आ जाते हैं। अब क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के डिफरेंस समझते हैं। क्रोमैटिन भी मतलब ये होता है कि क्रोमैटिन बराबर फॉर्म ऑफ डीएनए इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल। ये एक डीएनए का ही फॉर्म है पर यहाँ पे ये डिवाइड नहीं करता है। ये क्रोमैटिन एक धागा जैसा स्ट्रक्चर है जो डिवाइड नहीं करेगा। और वहीं पर ये क्रोमोसोम जो है ये भी एक सेल का ही फॉर्म है पर ये सेल्स बार बार डिवाइड करेंगे ताकि आगे बढ़ पाए। यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो एक साथ मिलकर एक अच्छा सा क्रोमोसोम, विजिबल क्रोमोसोम्स बनाते हैं जो कि एक रॉड शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है। प्रोकार्योटिक सेल्स
प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की तरह, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं उस रीजन को। 8 नंबर क्वेश्चन है, why is mitochondria called the powerhouse of the cell? Describe its structure. Why do mitochondria and plastids have their own DNA? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, ये तुम क्लास 8 में भी पढ़े होगे। इसके स्ट्रक्चर को बताना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉड शेप जैसा होता है, कैसा होता है, कैसे बनता है। उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास उसका डीएनए क्यों होता है, दूसरे के पास क्यों नहीं होता है, ये भी हम समझेंगे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये सप्लाई करते हैं एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्मेट में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्मेट में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है अदर सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सराउंडेड रहता है 2 मेम्ब्रेन से। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होता है। बाहर का मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है और छेद रहता है ताकि सामान उसके अंदर घुस पाए या बाहर निकल पाए, और अंदर का मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड जैसा रहता है, वो ऐसे फोल्डेड रहता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा पाए, और वो जो फोल्डेड तरीका जो रीजन रहता है उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। तो फोल्डेड फिंगर लाइक पोजीशन जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने में काम करता है केमिकल रिएक्शंस और एनर्जी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए। इसका प्रोसेस क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एनर्जी रिलीज करते हैं, और फिर एटीपी के फॉर्मेट में उसको स्टोर करते हैं, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। उसके बाद थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज को ये ब्रेक डाउन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर एनर्जी रिलीज होता है और इसको स्टोर किया जाता है एटीपी के फॉर्मेट में। फिर एटीपी को ही एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, और ये सारा कुछ जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। व्हाई ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, अपना डीएनए और राइबोसोम क्यों है, तो इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव बोथ देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, दे कैन मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स। इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स है, इसका मतलब ये है कि वो अपना प्रोटीन्स खुद से बना सकते हैं। These characteristics suggest that both mitochondria and plastids share an evolutionary history with bacteria. इसका मतलब ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो प्लास्टिड्स हैं, इनका पहले से ही अटैचमेंट है बैक्टीरिया के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ, इसलिए ये इनके पास ये फंक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, स्टेट द फंक्शंस ऑफ ईच, हाउ डू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स गेट देयर कलर्स। 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स के बारे में बताओ, उनके फंक्शंस के बारे में बताओ, और फ्लावर्स और फ्रूट्स के कलर कैसे मिलते हैं, कैसे उनको कलर प्रोवाइड किया जाता है। देखो, प्लास्टिड्स आर स्पेशल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स एक स्पेशल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। यूज फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज, इनका काम होता है फूड को सिंथेसिस करना और स्टोरेज में काम देना। 3 टाइप्स, इनके 3 टाइप्स, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर कलर ही नहीं है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो तुमने बचपन से ही पढ़ा है, क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसके कारण ग्रीन कलर होता है, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के अलावा होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इसके अंदर आता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, कंटेन्स सेमी फ्लूइड स्टोमा, इसके अंदर ये सेमी फ्लूइड जैसा स्टोमा मतलब होता है एक के ऊपर थक्का लगा हुआ, ये स्टोमा को कंटेन करता है। डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड कंटेन क्लोरोफिल, इसके पास डिस्क शेप जैसा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है। क्रोमोप्लास्ट, जैसे मैंने बोला कि ग्रीन कलर के अलावा, जैसे कि येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, रेड पिगमेंट्स हो गया, इसके पास ये क्या करता है, ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को ब्राइट कलर्स देता है, चमकता हुआ कलर्स देता है जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि कोई भी फूल बड़े कैसे होते हैं, दूसरे वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर वो ऐसा कलर होता है, तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए और फ्रूट एटिंग एनिमल को सीड डिस्पर्सल के लिए। क्रोमा से मतलब आया है कलर। ल्यूकोप्लास्ट जिसका मतलब कोई भी पिगमेंट नहीं है, ये कलरलेस है, इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है, ये स्टोर करता है फूड मटेरियल्स को, जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया। एग्जांपल में स्टार्च स्टोर किया जाता है पोटैटो के अंदर, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, टैरो हो गया, टैरो सेल्स हो गया, ये सब ऐसे मतलब होते हैं। याद कैसे रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट मतलब ये हो गया कि जिसके पास कलरलेस है वो। हाउ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स गेट कलर, फ्लावर्स और फ्रूट्स कैसे उसमें कलर आते हैं। तो फ्लावर्स के अंदर पेटल्स होता है और फ्रूट्स होता है। प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, प्लास्टिड्स के पास ऐसे पिगमेंट होते हैं जो क्लोरोफिल के अलावा भी होता है। दीज प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, जो कि मैंने अभी पढ़ा है। दीज देयर पिगमेंट येलो, ऑरेंज और रेड आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स, हेल्पिंग अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन एंड फ्रूट ईटिंग एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्सल। देखो, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर होता है, पिगमेंट होता है, इसके अलावा भी प्लास्टिड्स के पास एक टाइप्स है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसके थ्रू ही रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ये सब कुछ कलर्स हैं जो उसको कलर लाने में हेल्प करता है। इसका जो पिगमेंट्स होता है वो सोर्स होता है ब्राइट कलर्स का और ये अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। देखो, व्हाइट फ्लावर्स होता है, दे में कंटेन ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड्स, नो कलर पिगमेंट, ऑल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड अपीयर्स व्हाइट। व्हाइट कलर जो होता है उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डू प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डू नॉट। प्लांट सेल्स के बाद सेल वॉल क्यों होता है और एनिमल सेल्स के बाद सेल वॉल क्यों नहीं होता है।
व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल क्या चीज से बनता है? देखो, व्हाई प्लांट्स नीड सेल वॉल? प्लांट्स कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर। उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए, उनको एक फिक्स्ड जगह चाहिए विद स्टैंड एनवायरनमेंट स्ट्रेसेस लाइक विंड एंड। उनको एक फिक्स्ड एक जगह चाहिए ताकि कितना भी हवा आए, कितना भी बरसात आए, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। सेल वॉल प्रोवाइड्स द रिजिडिटी। सेल वॉल यही रिजिडिटी को उनको प्रोवाइड करता है। हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फिर्म। वहां पर फ्लावर्स को और फ्रूट्स को जाता है, लीव्स को, वो अपने जगह ही खड़े रहेंगे। मेंटेन शेप्स एंड हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट। प्लांट्स को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, वो एक ही जगह रहता है। इसलिए उसको एक ऐसा सेल वॉल चाहिए, एक ऐसा मजबूती चाहिए ताकि वो कितना भी बारिश आए, कितना भी हवा आए, वो अपनी जगह से हिले नहीं, टूटे नहीं। इसलिए उनको सेल वॉल का जरूरत पड़ता है। व्हाई एनिमल्स डू नॉट नीड सेल वॉल? और एनिमल्स को सेल वॉल क्यों नहीं चाहिए? तो एनिमल्स नीड टू मूव एंड चेंज। एनिमल्स अपनी जगह को चेंज करेंगे, जगह को बदलेंगे। विथआउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली। और अगर सेल वॉल अगर रिजिड दे देंगे तो शेप चेंज कैसे करेगा? इसलिए उनको सेल वॉल नहीं चाहिए होता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल सेल्स। और यही सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी एनिमल्स को दिया जाता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आराम तरीके से मूव कर पाए। सेल वॉल इज परमिएबल। सेल वॉल होता है वो परमिएबल होता है। वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स कैन पास थ्रू इट। वाटर और जो मिनरल्स जो डिसॉल्व हैं वो उससे पास कर सकते हैं। कंबाइंड विद सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इट हेल्प्स रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सेल। और ये सेल वॉल क्या करता है? हर चीज को आने देता है। वाटर को भी आने देगा, मिनरल्स को भी आने देगा, हर चीज को आने देगा। और अंदर में उसके बाद अंदर में होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव चीजों को ही आने देता है, जो काम का चीज है उसको ही आने देगा। और ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलकर दोनों ऐसा एक बैरियर खड़ा करता है जो रूट्स को जो काम का चीज है वो पहुंचाएगा और जो काम का चीज नहीं है उसको उस रूट से बाहर भेज देगा। कंपोजिशन देखो, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल रहता है वो सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज एक ऐसा तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से बने हुए हैं साथ में जुड़ जुड़ के। सेलुलोज इन आवर डाइट एक्ट एज रफेज हेल्पिंग डाइजेशन। सेलुलोज होता है हमारे खाने के अंदर, हमारे डाइट के अंदर सेलुलोज एक रफेज की तरह काम करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मोलाइसिस, जब प्लांट सेल को एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, जब एक प्लांट सेल को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो वाटर मूव्स आउट बाय ऑस्मोसिस। वाटर उसमें से बाहर निकल जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। इनर कंटेंट श्रिंक्स। अंदर का कंटेंट जो है वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा और बाहर सामान निकल जाएगा। सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से बाहर जाने का कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। द सेल वॉल मेंटेन्स द ओवरऑल शेप इवन थ्रू द इनर कंटेंट एंड श्रिंकिंग। सेल वॉल जो है पूरा अपने शेप को मेंटेन करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन जब अंदर से बाहर भी चले जाता है फिर भी सेल वॉल उस पूरे शेप को मेंटेन करके रखता है। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। आगे का 11 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को सबसे पहले आप लोगों को लाइक करना है, उसके बाद इस चैनल को ना सब्सक्राइब करना है। ये सब्सक्राइब करना ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेशन देता है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा, इस पीडीएफ का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके आप इस पीडीएफ के नोट्स को ले सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और क्या चीज का वीडियो चाहिए। जो आप कमेंट करेंगे वो आपके डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।